Good morning, everyone. I'm Dr. भावना शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर आयुक्तालय में हूँ। आज जिस विषय पर अपन बात करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र। राजनीति विज्ञान के बारे में हम फर्स्ट ईयर में सबसे पहला टॉपिक है ये अपने सिलेबस का, राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र। सबसे पहले मैं इसमें आपको राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषा, हम इन दो विषय पे बात करेंगे। राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है? अगर हम इसको राजनीति विज्ञान को बांटे तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान। परंपरागत राजनीति विज्ञान को हम राजनीति विज्ञान न कहकर राजनीति शास्त्र भी कहते थे, हम इसे पॉलिटिकल फिलॉसफी कहते थे और उसमें हम ज्यादा दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र पर बल देते थे। और आधुनिक राजनीति विज्ञान में हमने संस्थागत अध्ययन के साथ साथ मानव व्यवहार के अध्ययन को भी जोड़ा और हम मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन राजनीति विज्ञान में करने लगे। राजनीति विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान अत्यंत प्राचीन विषय है। प्रारंभ में इसे स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं स्वीकारा गया। प्राचीन समय में राजनीति विज्ञान का अध्ययन नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास एवं विधि शास्त्र आदि की अवधारणाओं के आधार पर उनके साथ जोड़कर ही करने की परंपरा थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, इतिहास और विधि शास्त्र, इन चार पर ज्यादा बल दिया गया है राजनीति विज्ञान के अर्थ में। जब हम राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करते हैं, नीति शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। दर्शन शास्त्र क्या होना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए। इतिहास जो बीत चुका है, भूतकाल में किस प्रकार का राज्य था, किस प्रकार से शासन किया जाता था, उसका भी अध्ययन हम राजनीति शास्त्र में करते हैं, क्योंकि इतिहास को जाने बिना हम वर्तमान राजनीति को नहीं चला सकते। उसी प्रकार से विधि शास्त्र, कानून बनाना, नीतियों को बनाना भी परंपरागत राजनीति विज्ञान का एक हिस्सा माना गया है। आधुनिक समय में इसे न केवल स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकारा गया, अपितु सामाजिक विज्ञानों के संदर्भों में इसका पर्याप्त विकास भी हुआ। राजनीति विज्ञान का अध्ययन आज के संदर्भ में पहले की अपेक्षा एक और जहां अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वहीं और दूसरी ओर वह अत्यंत जटिल भी है। अगर हम राजनीति विज्ञान को समझना चाहें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। राजनीति के बिना दूसरे विषय अधूरे हैं। हम अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो वो भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, समाजशास्त्र की बात करें तो वो भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, इतिहास की बात करें तो वो भी राजनीति से जुड़ा हुआ है। इसी में हम आगे इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे कि किस प्रकार से राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति हुई। राजनीति विज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो पॉलिटिक्स शब्द से बना है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से हुई है, जिसका यूनानी भाषा में अर्थ है नगर राज्य। नगर राज्य मतलब सिटी स्टेट्स, जो यूनान में पाए जाते थे। कई नाम मैं आपको बता भी सकती हूँ, एथेंस, स्पार्टा, ये यूनान के नगर राज्य थे। नगर राज्यों की स्थिति, क्या उनकी सिचुएशन थी उन सिटी स्टेट्स की, क्या उनकी पॉपुलेशन थी, कितनी जनसंख्या थी, कार्य प्रणाली, किस प्रकार से उन सिटी स्टेट्स का शासन चलाया जाता था, एवं अन्य गतिविधियों से संबंधित अध्ययन करने वाला विषय। इस विषय को यूनान निवासी पॉलिटिक्स कहते थे। प्राचीन यूनान में प्रत्येक नगर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संगठित होता था और पॉलिटिक्स शब्द से उन नगर राज्यों से संबंधित शासन की विद्या का बोध होता था। यहाँ मैं एक चीज समझाना चाहूंगी आपको कि हमारे जो जनक माने जाते हैं राजनीति विज्ञान के, अरस्तु, प्लेटो, जो बहुत ही प्राचीन परंपरागत राजनीतिक विचारक भी हम उन्हें कहते हैं, वो भी यूनान के ही रहने वाले थे। वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई, वहीं से ये पॉलिटिक्स शब्द आया, पॉलिटिक्स के बाद पॉलिटिकल फिलॉसफी आया और आज हम उसे पॉलिटिकल साइंस के रूप में पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे नगर राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों, नेशन स्टेट ने ले लिया।
अतः राजनीति भी राज्य के विस्तृत रूप से संबंधित विद्या हो गई। वर्तमान में राजनीति विज्ञान मनुष्य के उन कार्यकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है जिनका संबंध उनके जीवन के राजनीतिक पहलू से होता है। यूनानी विचारक अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? कौन से यूनानी विचारक हैं जिन्हें राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है? वह है अरस्तु। राजनीति विज्ञान में यूनानी चिंतक प्लेटो का आदर्शवाद एवं अरस्तु का बुद्धिवाद भी समाहित है। प्लेटो का आदर्शवाद से हम क्या समझते हैं? प्लेटो ने अपना जो भी उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, रिपब्लिक लिखी, और भी जो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी द लॉज, उसमें उन्होंने आदर्श की बात करी है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। उन्होंने कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी की बात करी है कि किस प्रकार से राजा को न तो संपत्ति रखनी चाहिए न परिवार रखना चाहिए, तभी वो जनता के हित में काम कर पाएगा। तो उन्होंने राजा भी एक आदर्श राजा, जिसे वो फिलोसोफर किंग भी कहते थे, उसकी बात उन्होंने अपने बुक्स में लिखी है, अपनी पुस्तकों में लिखी है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जब हम परंपरागत राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से राजनीति विज्ञान का विभिन्न परिभाषाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमने राजनीति विज्ञान को दो हिस्सों में बांटा है, दो वर्गों में बांटा है, परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान। परंपरागत दृष्टिकोण को जब हम पढ़ते हैं तो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत दी गई विभिन्न परिभाषाओं को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये हैं, राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है। गार्डनर जैसे विचारकों ने कहा है कि ये केवल राज्य का अध्ययन है, मतलब कि केवल हम स्टेट की बात कर रहे हैं। जब हम परंपरागत राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो उसमें हम संस्थाओं के अध्ययन की बात करते हैं। परंपरागत मतलब संस्थागत अध्ययन। तो जब हम संस्थागत अध्ययन की बात करते हैं तो हमारे राजनीति में दो संस्थाएं मुख्य रूप से पढ़ाई जाती हैं, राज्य और सरकार। तो इसमें भी भेद किया गया है। कुछ परंपरागत राजनीति विज्ञान इसे सरकार का अध्ययन मानते हैं, कुछ परंपरागत राजनीति विज्ञान इसे राज्य का अध्ययन मानते हैं, कुछ परंपरागत राजनीतिक विचारक इसे राज्य सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं, जिसमें से गार्डनर इसे राज्य का अध्ययन मानते हैं। गार्डनर के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये इनकी परिभाषा है राज्य की। अगला हम ले रहे हैं, प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री ब्लंशली के अनुसार राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उस राज्य किन किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है और उसका विकास कैसे हुआ, राज्य का ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन ऑफ स्टेट भी हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी में पढ़ते हैं कि कैसे राज्य की उत्पत्ति हुई। जैसे मनु, शुक्र, कौटिल्य ने भी इसके बारे में बात करी है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर किन किन विविध रूपों में क्या क्या काम राज्य द्वारा किए जाते हैं। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। लीकॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है, उस सरकार से जिसका आधार व्यापक अर्थ में प्राधिकार का मूलभूत विचार है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं कि केवल सरकार का अध्ययन मानने वाले राजनीति शास्त्री कौन हैं? लीकॉक। केवल इसको राज्य का अध्ययन मानने वाले कौन हैं? कौन से विचारक हैं? गार्डनर। तो इस प्रकार से अगर हम एक दो परिभाषाएं भी अगर साथ में याद रखें तो हमारा उत्तर बहुत अच्छा हो सकता है। इसी के क्रम में आगे, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। ये दोनों की ही समस्याओं का अध्ययन करता है। राज्य है तो उसमें सरकार है, और अगर सरकार है तो वह किसी न किसी राज्य की सरकार है, इसलिए ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। परंपरागत दृष्टिकोण में ही हम आगे बढ़ते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान के निर्माण व विकास में अनेक राजनीतिक विचारकों का योगदान रहा है, जैसे प्लेटो, अरस्तु, लॉक, रूसो, हीगल, ग्रीन आदि। प्राचीन यूनान व रोम में राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए
दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, इतिहास व विधि की अवधारणाओं को आधार बनाया गया है। तो ये कुछ विचारकों के नाम हैं, प्लेटो, अरस्तु, ब्लंशली, हॉब्स, लॉक, रूसो, जिनके नाम हम याद करें और अगर इस उत्तर में हम स्टार्टिंग में ही लिख दें कि ये परंपरागत राजनीतिक विचारक हैं, तो हमारा उत्तर दूसरे बच्चों के उत्तर से अच्छा हो जाएगा। अगर हम 1-2 परिभाषाएं याद रख लें, 4-5 विचारकों के नाम याद रख लें, क्योंकि परंपरागत राजनीतिक विचारक है और इन्हीं से हम राजनीति विज्ञान का आरंभ मानते हैं। 19वीं शताब्दी में परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के निम्न पद्धतियों पर विशेष बल दिया है। कौन कौन सी अध्ययन पद्धति इन्होंने अपनाई है? सबसे पहले है दार्शनिक, फिलोसॉफिकल, दार्शनिक अध्ययन पद्धति। मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा है, इसको मैं वैसे ही आपको समझाने का प्रयत्न करती हूँ। दार्शनिक का मतलब है कि क्या होना चाहिए, दर्शन शास्त्र की बातें, फिलॉसफी की बातें कि ऐसा होना चाहिए, राजा को ऐसा होना चाहिए, जैसा प्लेटो ने बोला कि राजा ऐसा होना चाहिए, टी.एच. ग्रीन ने बोला कि राजा ईश्वर का अवतार है। तो ये सब एक कल्पना है। तो जब हम काल्पनिक अध्ययन करते हैं कि राजा को बहुत अच्छा होना चाहिए, उसी से राज्य अच्छा होगा, तो हम उस अध्ययन को दार्शनिक अध्ययन कहते हैं। दूसरा नैतिक, नीति शास्त्र की बात, जो भी राजा है उसे नीति के पथ पर चलना ही पड़ेगा, उसे नैतिक होना ही पड़ेगा, क्योंकि वह एक आइडियल है, आइडियल किंग है जनता के लिए, जनता उसको देखकर उसका अनुसरण करेगी, तो उसे नैतिक होना बहुत आवश्यक है। तीसरा संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान में जो भी कानून है उनके अनुसार जब राज्य को चलाया जाता है तो हम उसे संवैधानिक अध्ययन पद्धति कहते हैं। चौथा है संस्थागत, संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, राज्य और सरकार दोनों एक संस्था है, तो हम राज्य को भी एक सरकार संस्था के रूप में पढ़ते हैं और सरकार को भी हम एक संस्था के रूप में पढ़ते हैं। ये दोनों ही एक इंस्टीट्यूशंस हैं। और जैसे हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कॉलेज दीवारों से बना हुआ है या टेबल कुर्सी से बना हुआ है, तो उसी से कॉलेज चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। वो चलेगा किस प्रकार से वो आगे कॉलेज का प्रशासन काम कर रहा है। विवरणात्मक, डिस्क्रिप्टिव अध्ययन पद्धति है परंपरागत, इसमें बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत सारे विचारक हैं, सबने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी हैं। प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी है, अरस्तु ने पॉलिटिक्स लिखी है, हॉब्स ने लेवियाथान लिखी है। इस प्रकार से सभी विचारकों ने अपनी पुस्तकें लिखी हैं। गार्डनर ने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखी है, उसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार का राज्य होना चाहिए, किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए। तुलनात्मक, तुलनात्मक मतलब कंपैरेटिव अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। परंपरावादियों के अनुसार जैसे अरस्तु ने 158 संविधानों की तुलना करी, चाहे उन्होंने पुस्तकालय में बैठकर करी, वो 158 देशों में घूमे नहीं, पर उन्होंने उन सभी संविधानों की तुलना कर परंपरागत राजनीति विज्ञान को एक नई देन दी, जिसको हम तुलनात्मक अध्ययन पद्धति भी कहते हैं कि एक देश दूसरे देश के संविधान से कैसे अलग है। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान से संबंधित परंपरागत परिभाषाएं निम्न प्रवृत्तियां इंगित करती हैं। अपने पारंपरिक संदर्भ में राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। राजनीति विज्ञान का राज्य विषयक अध्ययन मूलतः संस्थात्मक है, ये भी मैंने अभी आपको बताया कि संस्थागत अध्ययन है, और क्योंकि उसमें केंद्रीय महत्व राज्य तथा सरकार का है, अन्य तत्व मात्र संयोगिक हैं, सिंबॉलिक हैं। राज्य और सरकार मेन है, स्टेट और गवर्नमेंट मेन है। स्टेट है तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है तो स्टेट है। राज्य और सरकार दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और इसके बिना हम राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान की कल्पना नहीं कर सकते। क्या है राजनीति? आज जो सरकार कर रही है वही, उसी को हम राजनीति कहते हैं ना। तो वही सरकार किसके लिए काम कर रही है? अपने राज्य के लिए काम कर रही है, इसलिए राज्य और सरकार आपस में जुड़े हुए हैं। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान औपचारिक रूप से राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हुए राज्य के संविधान में निहित कानूनी वास्तविकता को अध्ययन का आधार बनाता है। संस्थाओं को उसने अध्ययन का आधार बनाया है कि वो राज्य और सरकार का अध्ययन करेगा।
अगला है परंपरागत राजनीति विज्ञान राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन की अपेक्षा राज्य की नीतियों के अध्ययन पर बल देता है। राज्य की नीतियों पर बल देता है। राज्य की नीतियों के अनुसार ही सरकार काम करती है। हम अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार फिर हमारी मांगों को पूरा करने के लिए डिसीजन मेकिंग करती है और उसी डिसीजन निर्णय जो वो लेती है उसी को वो नीति के रूप में परिवर्तित करती है और वो नीति फिर हम जनता के सामने आती है। तो पॉलिसी मेकिंग का कार्य किसका है? सरकार का। नीति निर्माण का काम किसका है? सरकार का। और सरकार नीतियां किसके लिए बनाती है? जनता के लिए। अभी तक हम परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। अब इसी के क्रम में इसमें कुछ आधुनिक विचारकों ने अपना मत जोड़ दिया, जिसमें उन्होंने परंपरागत अध्ययन की कुछ बातें तो ली, जैसे राज्य और सरकार का अध्ययन तो होना चाहिए, पर राज्य अमूर्त है, सरकार अमूर्त है, उसे मूर्त रूप कौन दे रहा है? मनुष्य। राजनीति विज्ञान में अध्ययन की इकाई मनुष्य है। मनुष्य के बिना राजनीति नहीं की जा सकती। जिस प्रकार से राजनीति में मनुष्य की आवश्यकता है, राज्य और सरकार भी मनुष्य के बिना नहीं चलाए जा सकते। केवल वो जब राज्य का एक जो तत्व है वो जनसंख्या है, और जनसंख्या मतलब मनुष्यों की संख्या, कितने मनुष्य उस राज्य में रह रहे हैं। और सरकार कौन चलाता है? सरकार को मूर्त रूप कौन देता है? हम अपने मुख्यमंत्री बात करें या प्रधानमंत्री की बात करें तो ये सब कौन है? मनुष्य हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन है? मनुष्य हैं। तो जो सरकार चला रहे हैं, जो मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, सब मनुष्यों से चल रही है, और जिन पर नीतियां लागू की जा रही हैं वो भी मनुष्य है, मांग रख रहे हैं वो भी मनुष्य हैं। इसलिए मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन के बिना हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते। यहाँ अध्ययन की इकाई मनुष्य है। इसी को हम आधुनिक दृष्टिकोण में पढ़ेंगे। यही आधुनिक दृष्टिकोण है, परिभाषा संबंधी आधुनिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवाद पे मैं पहले भी एक अपना लेक्चर दे चुकी हूँ। व्यवहारवाद का अर्थ क्या है? व्यवहार मतलब मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन। तो जब हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो हम उसे व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहते हैं, और ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण ही आधुनिक दृष्टिकोण है। यही मॉडर्न पर्सपेक्टिव है पॉलिटिकल साइंस का। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार परंपरागत परिभाषाओं में संस्थाओं के अध्ययन पर बल देते हुए मानव तत्व की उपेक्षा की गई है। मानव तत्व की अपेक्षा की गई है। आधुनिक दृष्टिकोण की, यहाँ थोड़ी सी गलती है, आधुनिक दृष्टिकोण की मुख्य मान्यता है कि राज्य या सरकार का अध्ययन बिना मानव के, मैं इसको वापस पढ़ाती हूँ आपको, हम सही पढ़ रहे थे पहले। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार परंपरागत परिभाषाओं में संस्थाओं के अध्ययन पर बल देते हुए मानव तत्व की उपेक्षा की गई है। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि परंपरागत दृष्टिकोण में मानव की उपेक्षा की गई है, मतलब मानव तत्व पर बल नहीं दिया गया। आधुनिक दृष्टिकोण की मुख्य मान्यता है कि राज्य या सरकार का अध्ययन बिना मानव के उद्देश्यहीन एवं महत्वहीन है, क्योंकि इनका निर्माण मानव के हित के लिए ही हुआ है। अतः मानव तत्व का अध्ययन अनिवार्य है। मानव के बिना राज्य, सरकार, राजनीति विज्ञान का अध्ययन संभव नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल आधुनिक दृष्टिकोण में की गई। 1920 के बाद बहुत सारे विचारक आए, चार्ल्स मरियम, रॉबर्ट ढाल, डेविड ईस्टन। शिकागो विश्वविद्यालय में डेविड ईस्टन और चार्ल्स मरियम पढ़ाते थे, राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे ये वहाँ पे। और उन्होंने सबसे पहले महसूस करा, जब प्रथम विश्व युद्ध में कुछ वहाँ पे लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, उसके बाद उनको ऐसा फील हुआ कि मानव व्यवहार के अध्ययन के बिना हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते। और इसका ज्यादा महत्व हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समझ में आया, क्योंकि अगर प्रथम विश्व युद्ध के समय ही हम मानव व्यवहार के अध्ययन पर ज्यादा बल दे देते तो द्वितीय विश्व युद्ध विश्व में नहीं होता। राजनीति विज्ञान मनुष्य के उन कार्यकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है जिनका संबंध उसके जीवन के राजनीतिक पहलू से होता है, तथा उस अध्ययन में वह मनुष्य के जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक आदि सभी पहलुओं के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन करते हुए
यह देखता है कि मनुष्य के जीवन का राजनीतिक पहलू उसके अन्य पहलुओं को और अन्य पहलू उसके राजनीतिक पहलुओं को परस्पर किस रूप में प्रभावित करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखता है, अंतर विषयक अध्ययन पर बल देता है कि अगर हमें अर्थशास्त्र पढ़ना है तो राजनीति शास्त्र हमें पढ़ना ही पड़ेगा। राजनीति में ही आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं और उसी पे हमारे देश की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है। हम अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान के बिना नहीं पढ़ सकते, राजनीति विज्ञान को बिना अर्थशास्त्र के नहीं पढ़ सकते। इकोनॉमिक्स की पढ़ाई बहुत जरूरी है अगर हम राजनीति विज्ञान को समझना चाहते हैं। वैसे ही समाज क्योंकि जो राजनीति में हिस्सा लेते हैं या जो भी चुनाव लड़ते हैं वो सभी समाज का हिस्सा हैं। तो सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का अध्ययन भी इसी प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा हम लें मनोविज्ञान का अध्ययन, क्योंकि मनोविज्ञान भी मानव व्यवहार का अध्ययन कर रहा है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान भी मानव व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। इसी के विषय में हम आगे बढ़े। भूगोल, जिस भी देश की भौगोलिक स्थिति कैसी है उस देश के या उस राज्य पर वहां की राजनीतिक स्थिति का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ भौगोलिक स्थिति, यहाँ पे गर्मी बहुत है, रेगिस्तान है, तो यहाँ हमें कृषि के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यहीं हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पानी बहुत है, तो वहाँ कृषि बहुत अच्छी है, तो वो बहुत ही एक अच्छा राज्य है, फल फूल रहा है वो राज्य। तो हमारे इसी प्रकार से भौगोलिक स्थितियां हमारी राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। हम आगे बढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक व्यवहार एवं क्रियाओं का अध्ययन करता है। मानव व्यवहार को गैर राजनीतिक कारक भी प्रभावित करते हैं। इन सभी कारकों का राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। कैटलिन व लासवेल इस विचार के समर्थक हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। कैटलिन ने बोला है राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, हम इसमें पावर का अध्ययन कर रहे हैं। मॉर्गेंथो कहते हैं कि विश्व में जहां भी जो भी कुछ घटित हो रहा है वो शक्ति के लिए घटित हो रहा है। सब आपस में अगर कोई एक देश दूसरे देश से लड़ना भी चाहता है तो वो शक्ति के लिए लड़ना चाहता है कि शक्ति, पैसा सबके पास है पर सबको क्या चाहिए, शक्ति। अगर सब देशों के पास शक्ति हो जाएगी और वो अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली महसूस करेंगे तो वो यूएनओ में अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो जहां भी विश्व में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो शक्ति के लिए। अगर हम विश्व के कोई युद्ध भी देखें, हम किसी भी युद्ध की बात कर लें, कोरिया युद्ध की बात कर लें, वियतनाम युद्ध की बात कर लें, कारगिल युद्ध की बात कर लें, तो ये सब शक्ति के लिए, शक्ति प्रदर्शन के युद्ध हैं कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ज्यादा शक्तिशाली है, कारगिल में भारत पाकिस्तान ज्यादा शक्तिशाली है। इस प्रकार से ही विश्व में युद्ध भी अलग अलग समय पर घटित होते रहे हैं। कैटलिन ने 1927-28 में राज्य के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलापों के अध्ययन पर बल देते हुए राजनीति को प्रभुत्व एवं नियंत्रण के लिए किए जाने वाला संघर्ष बताया है। लासवेल के अनुसार राजनीति शास्त्र का मूल वह राजनीति है जो बतलाए कि शक्ति को कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त कर सकता है। शक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसी की बात लासवेल कहते हैं कि लासवेल ने भी इस पर ही अध्ययन किया है। तो विश्व में यहाँ पर हमें आधुनिक दृष्टिकोण का एक नया अप्रोच पढ़ रहे हैं कि विश्व में जो भी कुछ घटित हो रहा है वह शक्ति के लिए घटित हो रहा है, शक्ति अर्जित करने के लिए। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। डेविड ईस्टन, आमंड, आर केगन आदि विचारक मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन है। इनकी मान्यता है कि संपूर्ण समाज स्वयं में एक वृहद व्यवस्था है और राजनीतिक व्यवस्था इस संपूर्ण समाज व्यवस्था की एक उपव्यवस्था के रूप में कार्यरत है तथा वह उसके एक अभिन्न भाग के रूप में मौजूद होती है। राज्य व्यवस्था में अनेक क्रियाशील संरचनाएं होती हैं, जैसे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार के अंग, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम 3 हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। शासन के 3 अंग हैं। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, किस प्रकार से राजनीतिक दल कार्य करती हैं। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स,
किस प्रकार से प्रेशर ग्रुप्स या जो हित समूह होते हैं वो अपनी मांगे मनवाने के लिए किस प्रकार से राजनीतिक दल पे दबाव डालते हैं या सरकार पर दबाव डालते हैं और अपनी मांगों को पूर्ण करवाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी मांग होती है तो उसके लिए आंदोलन किया जाता है, सड़कों पे लेट जाएंगे, रेल की पटरियों पे लेट जाएंगे। उसका क्या उद्देश्य है कि उन्हें अपनी मांगे पूरी करानी है। कोई एक हित समूह होता है, कोई एक विशेष समूह होता है और वो अपनी मांगे पूरी करने के लिए प्रदर्शन करते हैं। लोकमत, पब्लिक ओपिनियन, इसे भी हम राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं कि किस प्रकार का मत सरकार के पक्ष में है या विपक्ष में है। एवं निर्वाचन, इलेक्टोरल बिहेवियर, किस प्रकार से इलेक्शन कराए जाते हैं, किस प्रकार से लोगों का व्यवहार होता है इलेक्शन में। एवं मानव व्यवहार, मानव व्यवहार इस व्यवस्था का अभिन्न भाग है। लासवेल के अनुसार राजनीति विज्ञान का अभिष्ट वह राजनीति है जो यह बताए कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है। राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जो राज्य, सरकार और राजनीति के अध्ययन से संबंधित है। राजनीति विज्ञान अध्ययन का एक विस्तृत विषय या क्षेत्र है। राजनीति विज्ञान में ये तमाम बातें शामिल हैं: राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचारधारा, संस्थागत या संस्थागत रचना, ढांचा, तुलनात्मक राजनीति, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ और संगठन आदि, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में हम दो दृष्टिकोण इस प्रकार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र का परंपरागत दृष्टिकोण मानता है कि राजनीति विज्ञान दर्शन एवं कल्पना पर आधारित है। परंपरावादी विचारक अधिकांशतः दर्शन से प्रभावित रहे हैं। इनके चिंतन की प्रणाली निगमनात्मक है। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण में माना गया है कि राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। प्रोफेसर लास्की ने कहा है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मानव जीवन से है। लास्की ने इसे बहुत ही अच्छे से परिभाषित किया है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मानव जीवन से है। राज्य का संबंध मानव जीवन से ही है। राज्य किसके लिए है? मनुष्य के लिए है। आज मानव जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो किसी न किसी रूप में राज्य के संपर्क में न आता हो। मनुष्य का जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो राज्य से संपर्क में नहीं आता हो। उसकी हम बात पहले भी कर सकते हैं। हमारा सामाजिक पहलू भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, हमारा आर्थिक पहलू भी राजनीति से जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था और उसकी आज्ञा ही सर्वोपरि कानून थी। इस प्रकार राज्य के पास असीमित शक्तियां थीं, परंतु धीरे धीरे नगर राज्यों के आकार में वृद्धि होती गई और राज्य संबंधी विचारधाराओं में भी परिवर्तन होता गया। राज्य के अतीत के अध्ययन में राज्य की उत्पत्ति, उसके संगठन, उसके आधारभूत तत्वों, यूनानी शासन व्यवस्था, प्रजातांत्रिक विचारकों का विकास, किस प्रकार से डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये भी हम, इसका श्रेय भी हम यूनानी नगर राज्यों को देते हैं कि वहीं से हमने सीखा कि किस प्रकार से हम लोकतांत्रिक तरीके से राज्य को चला सकते हैं। सब जनता के हिसाब से, जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाई गई सरकार किस प्रकार से काम कर सकती है। आगे बढ़ते हम। राज्य के अतीत और वर्तमान स्वरूप के अध्ययन के आधार पर ही विभिन्न राजनीतिक विचारकों द्वारा एक आदर्श राज्य के स्वरूप की भिन्न भिन्न रूपरेखाएं प्रस्तुत की गई हैं। इस प्रकार राजनीति विज्ञान राज्य के एक श्रेष्ठ, सुखद, कल्याणकारी और एवं आदर्श स्वरूप की कल्पना करता है। अब हम इसके क्षेत्र की बात करते हैं। राजनीति शास्त्र के क्षेत्र के परिभाषाओं से तीन विचारधाराएं सामने आती हैं। प्रथम, राज्य को राजनीति विज्ञान का आधारभूत विषय मानती है। द्वितीय विचारधारा सरकार पर ही ध्यान केंद्रित करती है। तृतीय विचारधारा राज्य व सरकार दोनों को राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय मानती है। हम इस पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहली विचारधारा है, पहला क्षेत्र है केवल राज्य का अध्ययन, दूसरा इसका है केवल सरकार का अध्ययन और तीसरा है राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को द्वारा
सितंबर 1948 में विश्व के प्रमुख राजनीति शास्त्रियों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, जिसमें इस पे चर्चा हुई थी। और उस चर्चा में 4 चीजें निकल कर आई थी कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हम मुख्य रूप से 4 तत्वों को सम्मिलित कर सकते हैं। पहला है राजनीतिक सिद्धांत, अतीत और वर्तमान के राजनीतिक सिद्धांतों एवं विचारों का अध्ययन, राजनीतिक संस्थाएं, संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक व स्थानीय शासन का सरल व तुलनात्मक अध्ययन। तीसरा है राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं लोकमत। अभी अपन ने इसकी बात करी, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और पब्लिक ओपिनियन, ये तीनों किस प्रकार से काम करते हैं। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह का राजनीतिक व्यवहार, लोकमत तथा शासन में नागरिकों के भाग लेने की प्रक्रिया का अध्ययन, किस प्रकार से नागरिक शासन में भाग लेते हैं। पब्लिक ओपिनियन, हम जो अपना मत बनाते हैं और फिर मतदान करते हैं, जो हम अपना पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं कि हमें इस सरकार के पक्ष में मत देना है, इसके विपक्ष में मत देना है, तो वो हमारा मत होता है, पब्लिक ओपिनियन होता है, जिस प्रकार से सरकार ने जनता के हित में काम किया हो या नहीं किया हो। अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये चीजें भी हम राजनीति विज्ञान में इसका अध्ययन भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं, एक देश दूसरे देश के बीच, उनके भी बीच में कुछ कानून बने हुए हैं, एक देश दूसरे बीच अपने संगठन को किस प्रकार से प्रयोग लेते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन किस प्रकार से करते हैं, ये सब हम राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में एक नवीन अवधारणा का जन्म हुआ, जो अधिक व्यापक, यथार्थवादी तथा विकासवादी प्रक्रिया है। आधुनिक विचारक मानते हैं कि सभी समाज विज्ञानों की प्रेरणा स्रोत व अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव व्यवहार है और राजनीति विज्ञान सामान्यतः मानव व्यवहार के राजनीतिक पहलू का अध्ययन करता है। मानव व्यवहार का अध्ययन बहुत अधिक आवश्यक है राजनीति विज्ञान के अध्ययन में। इसी में आगे बढ़ते हुए वॉल्टर बेजहार्ट, वुड्रो विल्सन, लॉर्ड ब्राइस आदि ने राजनीति के यथार्थवादी अध्ययन पर बल दिया है। ग्राहम वॉलिस, आर्थर बेंटले, कैटलिन और लासवेल ने मानव व्यवहार एवं उसके व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया है। ये कुछ विचारक हैं जिनके नाम भी अगर हम याद कर लें तो हमारे आंसर में हमें दूसरे बच्चों से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और इनका हमें बहुत ही अच्छा प्रभाव एग्जामिनर पर जाता है कि बच्चे ने गहन अध्ययन करा है, उसने परिभाषाएं भी 2-3 याद करी हैं, उसे आधुनिक विचारकों के नाम भी मालूम है, परंपरागत विचारकों के नाम भी याद है। तो हम परंपरागत राजनीतिक विचारकों में जैसे बहुत इजी है अगर आप याद करना चाहें तो प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, ब्लंशली, सीले, ये परंपरागत विचारक हैं। आधुनिक विचारक रॉबर्ट ढाल, चार्ल्स मरियम, डेविड हीस्टन, ये हमारे कुछ आधुनिक विचारक हैं। चार्ल्स मरियम ने 1925 की अमेरिकी राजनीति विज्ञान एसोसिएशन के सम्मेलन में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक तकनीकों एवं प्रविधियों के विकास एवं प्रयोग पर बल दिया। 1930 में लासवेल ने अपनी पुस्तक साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स में राजनीतिक घटनाओं एवं प्रक्रियाओं की व्याख्या के लिए फ्राइड के मनोविज्ञान को आधार बनाया। फ्राइड भी एक विचारक का नाम है जिसने मनोवैज्ञानिक आधार पे काम किया है, तो उसको भी हमने राजनीतिक विज्ञान में लिया है क्योंकि मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान दोनों में ही अध्ययन का विषय मानव व्यवहार है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान मनुष्य के सामाजिक राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक प्रक्रियाओं के साथ साथ राजनीतिक संगठनों का भी अध्ययन किया जाता है। पिनॉक एवं स्मिथ के अनुसार क्या है यथार्थ और क्या होना चाहिए, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। परंपरागत राजनीति विज्ञान अध्ययन करता है कि क्या होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए, राज्य ऐसा होना चाहिए, जैसे प्लेटो ने बात करी आइडियल स्टेट, फिलोसोफर किंग कि किस प्रकार का राजा होना चाहिए। और हम जब आधुनिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं तो हम उसमें बात करते हैं आज के यथार्थ की, क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या समस्याएं हैं, आज वर्तमान में विश्व की क्या क्या समस्याएं हैं, आतंकवाद, जनसंख्या, इनके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, पानी की कमी,
इन पर्यावरण प्रदूषण इनके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, तभी हम राजनीति विज्ञान को सफल राजनीति विज्ञान और राजनीति को सफल राजनीति बना सकते हैं। आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक विकसित है। शक्ति व प्रभाव के संदर्भ में राजनीति की सर्वव्यापकता ने इसे हर तरफ पहुंचा दिया है और न केवल सामाजिक बल्कि व्यक्तिगत जीवन के भी लगभग सभी पक्ष राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा आज बन चुके हैं। अब आधुनिक दृष्टिकोण की आधारभूत अवधारणाएं। राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र के आधुनिक दृष्टिकोण के आधारभूत अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। अध्ययन क्षेत्र में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। यथार्थवादी मतलब आज वास्तविकता क्या है, क्या हो रहा है। राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु में अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों की घनिष्ठता के कारण ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन में प्राचीन काल में अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन की परंपरा रही है। प्राचीन यूनानी विचारक प्लेटो अरस्तु की रचनाओं में दर्शन और आचार शास्त्र से राजनीति की घनिष्ठता स्पष्ट होती है। राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक उपागमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण का जब हम क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं तो हमने उसे राजनीति शास्त्र से राजनीति विज्ञान बनाने का प्रयत्न किया है। पॉलिटिकल फिलॉसफी जिसमें हम सोचते थे क्या होना चाहिए, को हमने राजनीति विज्ञान मतलब क्या वास्तव में क्या हो रहा है, सही है या गलत है। जैसे हम वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन करते हैं, विज्ञान के विषयों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से हमने राजनीति विज्ञान को भी साइंस बनाने का प्रयत्न किया है। राजनीति विज्ञान को भी हमने, इसमें ये कला और विज्ञान दोनों है। कला इसलिए क्योंकि मनुष्य का व्यवहार परिवर्तनशील है, कभी भी उसके परिवर्तन हो सकता है, और विज्ञान इसलिए कि हम उसकी सार्थकता या उस पे अनुसंधान भी कर सकते हैं। इसी में आगे आधुनिक दृष्टिकोण की इस बात की आलोचना की जाती है कि नवीन अध्ययन पद्धति के आधार पर भी वैज्ञानिक प्रामाणिकता एवं सुनिश्चितता प्राप्त नहीं हो सकती है। यथार्थवादी अध्ययन के नाम पर राजनीति विज्ञान का मानवीय मूल्यों से संबंध तोड़ लिया गया है तथा इसे मूल्यहीनता का समर्थक बना दिया गया है। पिनॉक एंड स्मिथ जैसे राजनीतिक वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि राजनीति विज्ञान में संस्थागत अध्ययन के साथ व्यवहारिक राजनीति विज्ञान, राजनीतिक संस्थाओं के संगठनात्मक मूल्यात्मक अध्ययन को भी स्थान दिया जाना चाहिए। रॉबर्ट ढाल ने लिखा है, राजनीति आज मानवीय अस्तित्व का एक अपरिहार्य तत्व बन चुकी है। अपरिहार्य तत्व मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो गया है। राजनीति के बिना आज हम विश्व में कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसमें संस्थाओं का अध्ययन भी जरूरी है और संस्थाओं के अध्ययन के साथ मानव व्यवहार का अध्ययन भी जरूरी है। राज्य, सरकार, मानव व्यवहार, ये तीन अध्ययन एक साथ किए जाने चाहिए क्योंकि मनुष्य से ही राज्य और सरकार बनते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार बोल दो।